here we are going to learn about one of the very important biochemical pathway, glycolysis. ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को हम दूसरा नाम है ENP पाथवे। ये उसके ऊपर जिन साइंटिस्ट ने इन पाथवे को डिस्कवर किया था, दैट इज अम्बर्डन, मेयर ऑफ पार्नस पाथवे। अब इसलिए ग्लाइकोलाइसिस का क्या मतलब है? लाइसिस का मतलब टूटना, ग्लाइको का मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का टूटना। हम देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली मींस लाइसिस of one molecule of ग्लूकोज, जो होता है C6 कार्बन का हमें देखने को मिलता है। तो जब ये एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का टूटता है तो जो इसका एंड प्रोडक्ट होता है कि आइदर इट कैन गिव, दो इसके फेट हो सकते हैं कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, which is each molecule C3 कार्बन का होता है इन एरोबिक कंडीशन, या दूसरा फिट ये हो सकता है कि ये देगा दो मॉलिक्यूल्स लैक्टेट के ऑफ C3 ईच इन एनएरोबिक कंडीशन। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट गया C6 कार्बन और उसने प्रोड्यूस किया या तो दो मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के एरोबिक कंडीशन में या दो मॉलिक्यूल्स लैक्टेट के एनएरोबिक कंडीशन। तो इससे ये पता लगता है कि ये पाथवे बड़ी यूनिक है अपने आप में कि ये या तो एरोबिकली भी हो सकती है या ये एनएरोबिकली भी हो सकती है। तो देखेंगे बेसिकली ये एरोबिकली और एनएरोबिकली का क्या मतलब। एरोबिकली का मतलब कि ये पाथवे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस, एंड ऑल्सो मीन्स कि यहाँ पर इसका हो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज ऑफ मॉलिक्यूल। और अगर मुझे इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है तो मुझे उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। एरोबिक पाथवे का मतलब है कि द पाथवे इन अ सेल, एरोबिक द पाथवे occurs in a cell, occurs in a cell which has adequate supply of oxygen and mitochondria, which is mandatory for complete oxidation of glucose molecule। बेसिकली एरोबिकली का मतलब है कि हमें ये उस सेल्स के अंदर हो सकती है जिसके पास पूरी एडिक्वेट सप्लाई हो ऑक्सीजन की और माइटोकॉन्ड्रिया भी हो, क्योंकि तभी हम उसको कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कर सकते हैं। इसी को हम एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का क्या मतलब है कि सबसे पहले ये पाथवे ग्लूकोज से शुरू होगी, ये बनाएगी पायरुवेट, लेकिन अगर मुझे पायरुवेट को आगे कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करना है तो आई नीड माइटोकॉन्ड्रिया। मुझे क्या चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया। तो पायरुवेट से इट विल फॉर्म एसिटाइल कोए, then it will enters into the Krebs cycle and ultimately it enter into the electron transport chain। तो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का ये मतलब है कि विच जहां पर एक ग्लूकोज की मॉलिक्यूल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए, जिसके अंदर दो ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट है। क्या क्या? कि एक तो मुझे एडिक्वेट सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन की और एक आई रिक्वायर्ड माइटोकॉन्ड्रिया। एन एरोबिकली का क्या मतलब है कि वो पाथवे विच ऑकर्स
in cell which is deprived of oxygen supply and not contain mitochondria, मतलब वो सेल्स जिसके पास पूरी एडिक्वेट अमाउंट में या ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है और जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो कुछ ऑर्गन्स जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता वो आप देख सकते हैं, दे आर बेसिकली आरबीसी। दूसरा, दे आर वाइट मसल फाइबर, लेंस एंड रेटिना ऑफ आई एंड रीनल मेडुला। तो बेसिकली ये सारे कुछ ऑर्गन्स हैं जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा एनारोबिक में कि ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ग्लूकोज बेसिकली फर्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा पाइरूवेट में, पाइरूवेट। लेकिन पाइरूवेट को आगे जाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास नहीं है। तो पाइरूवेट विल कन्वर्ट इनटू द लैक्टेट और यहीं पे ये ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल एक अब्रप्टली ब्लॉक हो जाएगी या रुक जाएगी, इसके कारण इसको हम ऑल्सो कॉल्ड एज डेड एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस भी हम तो कहते हैं। तो ये हो गया आपका एनएरोबिक में कि जिसमें जो हमारा एंड प्रोडक्ट मिलेगा वी विल गेट द लैक्टेट और यहीं पे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल अब्रप्टली आपकी खत्म हो जाए। तो ये तो हो गया कंडीशन। अब हम बात करते हैं कि इसकी साइट क्या। देखिए हमने देख लिया कि ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल अगर जो है जहां तक ये ग्लूकोज से पाइरूवेट जो साइकिल बनती है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकती है, ये बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और इसको कोई माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट भी नहीं, ओनली फॉर ग्लाइकोलाइसिस। तो इसका मतलब हम ये सोच सकते हैं कि अगर हम इसकी साइट की बात करें तो इट इज बेसिकली ऑकरिंग इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा ये भी याद रख सकते हैं कि बेसिकली जो साइटोप्लाज्म है वो लगभग बॉडी के हर ऑर्गन के पास है। तो इट इज दैट यूनिक पाथवे विच ऑकर्स इन ऑल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, पूरे ऑर्गन के अंदर ये हो सकता है। अब यहाँ पर इसके एक दो इंपॉर्टेंस और है कि आरबीसी में हम पढ़ेंगे। हमें पता है कि आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन, उसका फंक्शन है ऑक्सीजन को कैरी करना। अगर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा तो काफी ऑक्सीजन तो माइटोकॉन्ड्रिया ही कंज्यूम कर लेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बिना ऑक्सीजन के काम नहीं कर सकता। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी के अंदर काफी सारी जगह को भी कैप्चर कर लेगा, जिससे आरबीसी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। इसलिए आरबीसी अगर हम कहें उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ऊपर वाले ने नहीं दिए। अब आरबीसी के अंदर हम ये कहें कि इसके अंदर अगर हम ग्लाइकोलाइसिस देखें तो आरबीसी में ऑक्सीजन तो होती है, मतलब एक भी से कि इट हैज द ऑक्सीजन, तो इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस तो होती है। लेकिन वो ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल आपकी पाइरूवेट से जाएगी और पाइरूवेट पे जाके वो लैक्टेट पे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो वो वहीं पे रुक जाए। तो अगर हम देखें बेसिकली कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आरबीसी मेनली रिप्रेजेंट द ग्लाइकोलाइसिस एंड प्रोडक्ट जो हमें एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में मिलता है। तो हम एक किस्म से कह सकते हैं
कि आरबीसी बेसिकली रिप्रेजेंट इन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, ये इसी साइकिल के ऊपर अपनी पूरी की पूरी तरह डिपेंडेंट है। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज, और अगर किसी भी तरह इसके अंदर ये ग्लाइकोलाइटिक साइकिल नहीं हुई तो जो आरबीसी है इट गेट लाइज एंड रिजल्ट इन हीमोलाइसिस, रिजल्ट इन हीमोलाइसिस। तो ये इंपॉर्टेंस बन जाती है हमारी जब हम इसमें आरबीसी के बारे में बात करें। ऐसे अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें तो जब हम ट्रेमेंडस या विग्रस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, when we do the vigorous exercise, तो मसल्स को उतनी एनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम इट आल्सो रिप्रेजेंट एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। तब उस वक्त इसमें भी एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है। स्केलेटल मसल्स की बात करें तो ये मेजोरिटी में अपने फ्यूल ग्लूकोज के ऊपर मेजोरिटी डिपेंड ऑन ग्लूकोज फॉर इट्स फ्यूल, जिसको चाहिए मेजोरिटी में चाहिए। और अगर कोई डिफेक्ट आ गया आपकी ग्लाइकोलाइटिक साइकिल में तो बेसिकली इससे क्या होगा, इट रिजल्ट इन द फटीग ऑफ मसल, मसल फटीग। तो ये था एक जस्ट इंट्रोडक्शन की बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस क्या है। अगर हम समराइज करें, ग्लाइकोलाइसिस इज बेसिकली लाइसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन का है वो टूट जाता है या तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट 3 कार्बन में, या 2 मॉलिक्यूल लैक्टेट 3 कार्बन में, एरोबिक में भी एनारोबिक। एरोबिक का मतलब ये है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल का होना, इसके लिए हमारे पास ऑक्सीजन भी चाहिए और माइटोकॉन्ड्रिया। एनारोबिक का मतलब जिसपे या तो एडिक्वेट सप्लाई ऑक्सीजन की ना हो या माइटोकॉन्ड्रिया ना हो, जिसकी वजह से ये साइकिल अब्रप्टली एंड कर जाती है लैक्टेट, जिसको हम कहते हैं डेड एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। इसकी साइट की बात करें तो इट ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म और ये लगभग हर ऑर्गन्स में होता है। तो ये एक बड़ी यूनिक पाथवे है कि जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग सोर्स हर एक सेल को चाहिए वो इस साइकिल से ले सकता है। आरबीसी की अगर हम बात करें तो आरबीसी में एक किस्म से एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है, टोटली अपनी ये ग्लूकोज के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर इसको ग्लूकोज ना मिले तो इट रिजल्ट इन द हीमोलाइसिस। स्केलेटल मसल की बात करें कि विग्रस कंडीशन में इट रिप्रेजेंट एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, और मेजोरिटी में ये अपने ग्लूकोज के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर इसको ग्लूकोज ना मिले तो इससे मसल फटीग हो सकती है। तो ये तो हमने ग्लाइकोलाइसिस का इंट्रोडक्शन देखा। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोसाइकिल पाथवे, तो हम ये देखें। देखिए, जब भी हम किसी बायोकेमिकल साइकिल पाथवे की बात करते हैं तो बच्चों में थोड़ा सा टेंशन रहता है कि ये पाथवे कैसे हम याद रखेंगे, कैसे ये चीजें होंगी। तो बेटा अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि अब आपको कोई ये क्वेश्चन नहीं पूछने वाला कि राइट शॉर्ट नोट या लॉन्ग नोट ऑन द ग्लाइकोलाइसिस। बेसिकली वी आर कंसर्न विद द मेन कंसेप्ट जिसके ऊपर अलग अलग एग्जाम के अंदर यू विल गेट द आंसर। किसी भी बायोकेमिकल पाथवे में पहले ये समझिए कि लगभग 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला अबाउट द एनर्जेटिक्स, दूसरा उसके कुछ इरिवर्सिबल एंजाइम या कमिटेड स्टेप, और तीसरा बनेगा कि क्या कुछ उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है या नहीं। तो हम देखते हैं इसी तरह की किस तरह हम इसके कंसेप्ट्स को समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि एक बढ़िया सा निमोनिक हमें याद रखना है कि अगर हमें निमोनिक याद हो गया
तो उससे जो 10 इसके सबस्ट्रेट हैं वो याद हो जाएंगे। ग्लाइकोलाइसिस में भी तो कुल मिला के 10 ही सबस्ट्रेट होते हैं। और अगर मैं इसकी निमोनिक की बात करूं तो हम निमोनिक पढ़ लेते हैं। निमोनिक आपके सामने ये रहा। गॉर्जियस गर्ल्स फेवर फेयर जेंटलमैन इन ड्रीम बट प्रेफर पर्टिकुलर प्रॉपर। तो इस निमोनिक पढ़ के वी कैन रिमेंबर द नेम ऑफ द 10 सबस्ट्रेट। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ग्लूकोज। ग्लूकोज से बनेगा आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपका बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। देन इट विल फॉर्म फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। यहाँ पर ध्यान रखें कि इधर फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से हम अभी तक वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना रहे। जब हम इसके आगे चलेंगे तो वन मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से अब हमें मिल जाएंगे दो मॉलिक्यूल्स, तीन तीन कार्बन के, 3 कार्बन ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड 3 कार्बन डाई हाइड्रोक्सीटोन एसिड। फिर इससे वी गेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 phosphoglycerate, two molecules of 2 phosphoglycerate, two molecules of phosphoenol pyruvate, and in first we get 2 molecules of pyruvate. अगर ये एरोबिक कंडीशन में होगी, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो इट विल मूव डाउन इन द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म द एसिटाइल कोएंजाइम में और आगे ये करब साइकिल और ईटीसी में चली जाएगी। अगर इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया या ऑक्सीजन नहीं होगी, then alternatively it form the lactate और ये यहीं पे रुक जाएगी, which is considered as the dead end of the glycolysis। अब इतना याद करने के बाद अब हम देखिए, अब हमें याद करना है एनर्जेटिक्स कि कहाँ पर एनर्जी कंज्यूम होती है और कहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये चीज आप बड़े आराम से ही देख के समझ के याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, ये है ग्लूकोज, ये हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मतलब इसका क्या हुआ कि ग्लूकोज के 6 कार्बन पे एक फॉस्फेट आके लग गया। तो आपको लगाना पड़ेगा जी। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एटीपी से एटीपी कर दिया। मतलब एटीपी से एक फॉस्फेट गया, वो ग्लूकोज के 6th पोजीशन पे लग गया। इट फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आगे आप देखें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, कोई चेंज नहीं है एनर्जी में। तो यहाँ पर कोई एनर्जी ना तो प्रोड्यूस हुई ना कंज्यूम। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से अब आया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो इसका मतलब क्या है, मुझे एक फॉस्फेट इसको और देना पड़ेगा। मैंने दे दिया एटीपी, ये कन्वर्ट हो गया आपका एटीपी। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट पे दो फॉस्फेट हैं, वो किस में स्प्लिट हो गया, ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। मतलब एक फॉस्फेट ग्लिसल्डिहाइड के पास है, एक फॉस्फेट डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के पास है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से अब बना 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। मतलब एक फॉस्फेट ऐड हुआ। अब आपको ये यहाँ याद रखना है कि यहाँ पर एक फॉस्फेट आता है आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पीआई, जिससे डिनोट करते हैं, वो आता है। और यहाँ पर इसमें एक हाई एनर्जी कंपोनेंट भी बनता है, दैट इज NAD2 NADH। और ये भी याद रख लीजिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर दो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं कि जैसे दो मॉलिक्यूल ग्लिसल्डिहाइड के हैं, दो मॉलिक्यूल 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के बने, तो यहाँ पर एनर्जी भी दो NAD से दो NADH के मॉलिक्यूल बने। आगे चलते हैं।
दो मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से दो मॉलिक्यूल बने 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक फॉस्फेट बाहर निकल गया, 1,3 बिस से फॉस्फो रह गया। तो हम क्या करेंगे जी, एक फॉस्फेट बाहर निकाल दीजिए। ये हमने फॉस्फेट बाहर निकाल दिए टीडीपी से, क्योंकि दो मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल एटीपी ही बाहर निकले। आगे चले, दो मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट से दो मॉलिक्यूल 2 फॉस्फोग्लिसरेट, कोई चेंज नहीं है फॉस्फेट में। दो मॉलिक्यूल 2 फॉस्फोग्लिसरेट से दो मॉलिक्यूल फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, अगेन फॉस्फेट यहाँ पर है, कोई चेंज नहीं है। दो मॉलिक्यूल फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से दो मॉलिक्यूल पाइरुवेट, मतलब दो फॉस्फेट फिर बाहर निकल गए। तो वो फिर मुझे एटीपी निकालना पड़ेगा यहाँ से, इसकी, और दो मॉलिक्यूल इसके निकले। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि बड़े आराम से कहाँ पर एनर्जी कंज्यूम हुई और कहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ये अपने आप ही आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें एनर्जी कंज्यूम की, तो एक पहले स्टेप पे एक जहां पर दो एफ लगातार आते हैं, एक वहां पर कंज्यूम हुई। जहां पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वहां दो एनएडीएच बने, और दो एटीपी आपके बने जब 1,3 बिस फॉस्फो से 3 फॉस्फो बन गए, और दो एटीपी आपके बने आखिरी स्टेप पे जब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट। इतना तो याद हो गया हमें एनर्जेटिक्स के लिए। अब बात कर लेते हैं हम अबाउट द इरिवर्सिबल स्टेप। तो ग्लाइकोलाइसिस में देयर आर बेसिकली 3 इरिवर्सिबल स्टेप। 3 इरिवर्सिबल स्टेप के बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से? एक तो बेटा पहला ही स्टेप है, जब ग्लूकोज से यू विल गेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। वेरी फर्स्ट स्टेप, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। दूसरा स्टेप है कि जहां दो एफ लगातार आते हैं, दिस इज द सेकंड इरिवर्सिबल स्टेप। मतलब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, जहां दो एफ लगातार आते हैं वहां दूसरा इरिवर्सिबल स्टेप होता है। और तीसरा हो गया आपका आखिरी इरिवर्सिबल स्टेप, जहां सबसे आखिर में यहां पर होता है। तो बेसिकली इसके 3 इरिवर्सिबल स्टेप। अब हमें इसके नाम याद करने हैं इरिवर्सिबल एंजाइम। हमने एंजाइम्स में पढ़ा था बेटा क्लासिफिकेशन में कि जहां पर भी एटीपी की इन्वॉल्वमेंट होती है फॉस्फेट की, वहां पर वर्ड आता है काइनेस। वहां क्या वर्ड आता है? काइनेस। तो अगर हम पहला इरिवर्सिबल स्टेप भी देखें, क्योंकि यहाँ पर एटीपी की इन्वॉल्वमेंट है, तो काइनेस शब्द आएगा। और वो किस पे लग रहा है? ग्लूकोज पे। तो यहाँ इरिवर्सिबल स्टेप के एंजाइम का नाम हो जाएगा ग्लूकोकाइनेस। ग्लूकोकाइनेस, क्योंकि ये स्टेप आपके जो बाकी हेक्सोस हैं उसके लिए भी एक तरह से कॉमन है। तो यहाँ पर हम दूसरा नाम एक्सोकाइनेस भी लिख सकते हैं, जो काम करता है ग्लूकोकाइनेस या एक्सोकाइनेस। अगले की बात करें, अगले रिवर्सिबल पे, जहां पर भी एटीपी की इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पर भी वर्ड काइनेस आएगा। किसके ऊपर एक्ट कर रहा है? ये फ्रक्टोज फॉस्फेट के ऊपर। तो नाम होना चाहिए फ्रक्टो फॉस्फोकाइनेस, लेकिन हल्का सा उसको हम रिशफल करके क्या बना देते हैं? फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेस। तो नाम हो गया जी इसका फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेस। और बॉडी में ये दो टाइप से मिलते हैं, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस 1 एंड 2। तो यहाँ पर 1 वाला काम आता है, और इसका शॉर्ट फॉर्म हम PFK1 भी याद करते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड इरिवर्सिबल स्टेप। अगर हम थर्ड इरिवर्सिबल स्टेप की बात करें, तो यहाँ पर फिर एटीपी की इन्वॉल्वमेंट है काइनेस, और ये पाइरुवेट के ऊपर एक्ट कर रहा है, पाइरुवेट बन रहा है। तो यहाँ पर नाम हो गया आपका पाइरुवेट काइनेस। तो अगर हम गौर करें इसके तीनों ही इरिवर्सिबल स्टेप में,
काइनेज शब्द आता है तो ऑल थ्री विल हैव द काइनेज। तो फर्स्ट, अगर अब मैं बात करूं विच इज द फर्स्ट इरिवर्सिबल स्टेप, ध्यान दीजिएगा, द फर्स्ट इरिवर्सिबल स्टेप आंसर आएगा जी ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज। सेकंड इरिवर्सिबल स्टेप फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। थर्ड इरिवर्सिबल स्टेप एंजाइम पाइरूवेट। तो ये तो हमारा हो गया बड़ा सिंपल। लेकिन अगर मैं पूछूं कि विच इज द फर्स्ट रेट कमिटेड स्टेप, क्या पूछा गया है? फर्स्ट रेट कमिटेड। कमिटेड का मतलब क्या है कि कोई एक किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कमिटमेंट होना। वही है कि अगर मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता, वो भी इसके लिए। कमिटेड मतलब किसी एक आदमी के लिए ही कमिटेड है। अब इसमें पूछा जाए कि फर्स्ट रेट कमिटेड स्टेप क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि माइट बी ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज, क्योंकि इरिवर्सिबल है, नीचे ही हो रहा है, तो ये हो सकता है कि ये रेट कमिटेड हो। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के बाद ये नीचे जाके ग्लाइकोलाइसिस साइकिल ही करेगा। ये यहाँ से अपना पाथ बदल सकता है एंड कैन डू मैनी अदर साइकिल्स, या अदर साइकिल्स में जा सकता है। जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैन अंडरगो इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, मींस कि ये ग्लाइकोजन बना भी सकता है और टूट भी सकता है, ग्लाइकोजेनेसिस या ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इट कैन ऑल्सो अंडरगो इन HMP पाथवे। अगर हम बात करें कि एक HMP पाथवे के अंदर भी इसके अंदर ये जा सकता है, और इट कैन ऑल्सो अंडरगो इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो जब हम ये पाथवे करेंगे तो हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का रोल वहां पर देखने को मिलेगा। तो अब इससे ये तो क्लियर हो गया कि ये वाला पाथवे ग्लाइकोलाइसिस के लिए कमिटेड नहीं है, तो हम इसको फर्स्ट रेट कमिटेड स्टेप तो नहीं कह सकते। अब बात हम चलते हैं दूसरे PFK1 की। अब ये बात तय है कि जब PFK1 लगता है और ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन जाता है, तो इसके बाद अब ये तय है कि ये पाथवे नीचे ही जाएगी और कहीं नहीं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि PFK1 is considered as first rate committed step of ग्लाइकोलाइसिस। इसको हम कह सकते हैं कि ये सबसे, आप इस चीज को क्वेश्चंस के अंदर कैसे कैसे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी पॉइंट, रेगुलेटरी पॉइंट। तो आंसर आपका PFK1 आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेट limiting enzyme, then please also mark PFK1. And if they ask which is the regulatory enzyme, regulatory enzyme, तो भी आप PFK1 ही बात करें। तो ये सिंपल है कि PFK1 इज द फर्स्ट रेट कमिटेड स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। तो ये बात हो गई हमारी अबाउट द ऑल द इरिवर्सिबल एंजाइम के बारे में। अब हम तीसरी चीज क्या याद करेंगे अबाउट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, कुछ इनिबिटर्स के बारे में। जैसे पहला इनिबिटर हमें याद रखना है आइडो एसीटेट। आइडो एसीटेट, बेसिकली आइडो एसीटेट क्या है?
इट विल इनिबिट दिस एंजाइम ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम को ये इनिबिट कर देगा, और अगर ये इसको इनिबिट कर देगा तो क्या होगा कि यहीं से साइकिल आपकी रुक जाएगी, और यहाँ से जब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी तो वो प्रोड्यूस नहीं हुई। तो सिंपल इट इज अ इनिबिटर, हम याद रख सकते हैं। दूसरा आपका इंटरेस्टिंग है, जस्ट फोकस, आर्सिनाइड। और लिखा हुआ है कि आर्सिनाइड इज अ टॉक्सिक बट नॉट इनिबिटर। टॉक्सिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नेट एटीपी गेन 0 हो जाता है, लेकिन ये साइकिल को नहीं रोकता। इट अलाउ द बायोकेमिकल साइकिल टू पास। अब आप इस चीज को समझिए कि ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पीआई के साथ रिएक्ट करके बनाता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, और इसी स्टेप पे आपको 2 एनएडीएच मिल जाते हैं, और यही 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जब 3 फॉस्फोग्लिसराइड बनाता है तो हमें मिल जाता है 2 एटीपी। नॉर्मल प्रोसीजर ये है। लेकिन जब आर्सेनिक आ जाता है तो वो क्या करता है कि वो पीआई की जगह खुद ग्लिसल्डिहाइड से जुड़ जाता है, तो यहां पर बन जाता है 1 आर्सिनो 3 फॉस्फोग्लिसरेट, जिसमें क्या होता है कि कोई एनएडीएच प्रोड्यूस नहीं होता है, और यही 1 आर्सिनो 3 फॉस्फोग्लिसरेट स्पॉन्टेनियसली हाइड्रोलाइज हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, जिसके कारण अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई एटीपी भी नहीं बना। तो इसलिए हम इसको लिखा है टॉक्सिक, क्योंकि एटीपी गेन 0 हो गया, लेकिन इनिबिटर नहीं है, क्योंकि एक किस्म से ये रिएक्शन को रोक नहीं है। तो ये था आर्सेनाइड के बारे में। हम एक और इनिबिटर के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, उसका को रिलेशन भी है, जो है आपका फ्लोराइड। फ्लोराइड जो है, इट इज अ इनिबिटर ऑफ एंजाइम इनोलिक्स। ये इस एंजाइम को इनिबिट करता है। अब इसका क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस है, अगर मुझे एक करेक्ट ब्लड ग्लूकोज वॉल्यूम मेजर करना। देखिए, आप किसी पेशेंट को कहिए कि आप अपना ब्लड वॉल्यूम का मेजर चेक करवा लीजिए। वो पेशेंट सुबह 9 बजे लैब में गया, उसने अपना ब्लड सैंपल दिया, और टेक्नीशियन ने कहा कि आप शाम को 4 बजे आ जाइएगा, अपनी रिपोर्ट ले जाइए। सपोज कि सुबह उसके सैंपल में 100 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के थे, वो धीरे धीरे लाइज करते रहे। 12 बजे वो थोड़े कम हो गए, 50 हो गए, 2 बजे वो 30 हो गए, और 4 बजे उस सैंपल में आ गई रिपोर्ट में जी 20 मॉलिक्यूल ग्लूकोज। मतलब सुबह तक तो आप एक डायबिटिक थे, हम कंसीडर कर सकते हैं वे ऑफ, और शाम तक आते आते अब नॉर्मल हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हमें करेक्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल चाहिए, तो हमें क्या करना है कि वी नीड टू स्टॉप द ग्लाइकोलाइसिस साइकिल इमीडिएटली। वहीं पे रोकना पड़ेगा, जिससे ग्लूकोज आपके लाइसिस ना हो, और जितनी एक्चुअल मात्रा में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो आपके रिपोर्ट में आए। तो जब भी हम किसी ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए सैंपल लेते हैं, तो उस वाइल के अंदर आप ध्यान रखिएगा, दो चीजें होती हैं। एक होता है पोटाशियम ऑक्सलेट, जो आपका एंटी कोगुलेंट का काम करता है, और दूसरा होता है आपका सोडियम फ्लोराइड, जो आपका एक इनिबिटर का काम करता है। तो बेसिकली पोटाशियम ऑक्सलेट उसको कोगुलेट होने से बचाता है, और सोडियम फ्लोराइड का फ्लोराइड ये इनिबिट करता है। एंड वी गेट मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल, एंड वी गेट करेक्ट ब्लड ग्लूकोज। तो ये इसका एक बहुत अच्छा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। एक और हम सिग्निफिकेंस देखते हैं अबाउट द आवर थर्ड इरिवर्सिबल एंजाइम पाइरुवेट काइनेज। एक तो ये लिखा जाता है कि पाइरुवेट काइनेज इज द सेकंड मोस्ट
कॉमन डेफिशिएंट एंजाइम। द सेकंड मोस्ट कॉमन डेफिशिएंट एंजाइम जो मिलता है वो है पाइरुवेट काइनेज। अगर हम फर्स्ट की बात करें विच इज द फर्स्ट मोस्ट कॉमन, तो आंसर आता है G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जो आपको HMP पाथवे का फर्स्ट रेट लिमिटिंग एंजाइम। तो पाइरुवेट काइनेज का एक सिग्निफिकेंस हो जाता है बेटा आरबीसी के अंदर। अभी हमने पढ़ा था कि आरबीसी के लिए जो होल मेजर सोर्स है, सप्लाई है, वो ग्लूकोज की सप्लाई। ठीक है। तो अगर आरबीसी में ये पाइरुवेट काइनेज में डेफिशिएंट हो जाए, नेचुरली इस रिएक्शन के अंदर एटीपी प्रोड्यूस हो रही है, तो इससे क्या होगा कि सेल की लाइसिस हो जाएगी एंड इट रिजल्ट इन हीमोलिटिक एनीमिया, जिससे आपकी हीमोलिटिक एनीमिया आपको देखने को मिले। तो ये हो गया आपका अगला क्लिनिकल सिग्नल। तो अब तक हम याद कर चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में कि क्या क्या इसके इरिवर्सिबल स्टेप हैं, सॉरी कहाँ का एनर्जेटिक्स है, क्या क्या इसके इरिवर्सिबल स्टेप हैं, और इसके कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बाद। इसके बाद इसमें कुछ और चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कि आप इस चीज को समझ लीजिए कि एनर्जी प्रोडक्शन, अगर हम इसमें एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें तो आपकी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ पर हुई है? एक तो हुई है यहाँ पर जहाँ दो NAD से NADH बना, जब दो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के बने। और दूसरा कहाँ पर हुआ? यहीं पे जब 1,3 बिसफॉस्फेट से 3 फॉस्फेट ATP की फॉर्मेशन हुई और एक ATP की फॉर्मेशन आखिर में। तो इसका मतलब समझे, एनर्जी बनी दो टाइप ग्रुप में, या तो वो बनी एटीपी के रूप में या बनी वो NADH के रूप। अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री में तो एटीपी बेसिकली इट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब क्या होता है कि 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल जो लगभग एक फॉस्फेट 8 किलो कैलोरी 8 किलो कैलोरी की एनर्जी देता है, तो 24 किलो कैलोरी की एनर्जी हमें एक एटीपी मॉलिक्यूल से मिलती है। जहां पर एटीपी की फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। मतलब क्या हुआ कि एंजाइम था, सबस्ट्रेट के ऊपर लगा और एटीपी की फॉर्मेशन हो गई। तो इस तरह की फॉर्मेशन या एनर्जी जो हमेशा फॉस्फेट के रूप में मिलती है उसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। और अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस में बात करूं तो इट टेक प्लेस एट 2 स्टेप्स। मतलब ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में दो जगह पे एनर्जी लेवल की फॉस्फोरिलेशन होगी एटीपी के लिए। अगर जहां पर NADH बनता है तो NADH को अगर मुझे उसमें से एनर्जी निकालनी है उसको भेजना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मतलब इसको हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की इन्वॉल्वमेंट करके हम एटीपी प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोरिलेशन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में बात करूं तो ये इट टेक प्लेस एट वन स्टेप, एक जगह पे ये तो ये। इसके बाद आखिरी चीज एनर्जेटिक्स में कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट या दो मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टेट में टूटता है तो अल्टीमेटली हमें कितना एनर्जी का गेन होता है ये समझिए। अब हम पहले बात कर लेते हैं एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस की। एरोबिक का मतलब कि पाइरुवेट बनेगा, वो आगे एसिटाइल को ए में जाएगा, फिर वो करब साइकिल में जाएगा, फिर वो ETC में जाएगा। तो पहले अगर हम बात करें कितना कंज्यूम हुआ, तो कंज्यूम की अगर हम बात कर लेते हैं तो पहले स्टेप पे जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना तो एक एटीपी का मॉलिक्यूल तो यहाँ पर आपका कंज्यूम हो गया।
और जब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1/6 फॉस्फेट बना, तो अगला एटीपी का मॉलिक्यूल यहाँ कंज्यूम। तो ये एक एक मॉलिक्यूल यहाँ पर कंज्यूम हो गए, तो वही हमने लिख दिया 1+1। तो अल्टीमेटली 2 एटीपी के मॉलिक्यूल तो हमारे यहाँ हम लिखेंगे कि इट कंज्यूम। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में देखें तो आप ये देखिए कि 2 NADH, 2 ATP एंड 2 ATP। तो ये हो गया जी आपका 2 NADH, 2 ATP, 2 ATP। एक NADH से हमें पता है कि जब हम उसको ब्रेक करते हैं तो वी गेट 2.5 ATP। तो रिजल्ट क्या होगा? 2.5 जमा 2.5 5। लेकिन मैंने यहाँ पर 3 भी लिखा हुआ है। अब ऐसा क्यों, इस बात को समझते। देखिए NADH जो आपका ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में बना, जो आपकी साइटोप्लाज्म में हो रही थी, ये अगर मुझे इसको ब्रेक डाउन करना है तो आई हैव टू पुट इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि वही अल्टीमेटली NADH को ब्रेक करके ATP देते। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया में, और वो भी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होती। तो अब क्या है कि मुझे इस हाई एनर्जी कंपोनेंट को साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाना है, और उसके लिए मुझे कुछ ट्रांसपोर्ट चाहिए, कोई कोरियर सर्विस चाहिए। तो बॉडी में हमारे पास दो तरह की शटल होती हैं। पहली शटल है मैलेट एस्पार्टेट शटल, और दूसरी शटल है ग्लिसरोफॉस्फेट शटल। ठीक। अब इसके अंदर हम क्या देखते हैं, अब इस बात को ध्यान दीजिए कि मैलेट एस्पार्टेट शटल बेसिकली जो लीवर, किडनी और हार्ट में चलती है, यहाँ पर ये जो NADH को ट्रांसफर करती है, इट एक्चुअली ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ NADH। NADH इज ट्रांसफर इन NADH फॉर्म ओनली। NADH फॉर्म ओनली। हम कह सकते हैं कि कंप्लीट NADH ट्रांसफर हो जाए। तो यहाँ पर जो हमें ATP मिलेगा वो पूरा 2.5 ATP मिलेगा। लेकिन अगर मैं ग्लिसरोफॉस्फेट शटल की बात करूं, जो आपका स्केलेटल मसल या ब्रेन में होती है, तो प्लीज नोट वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर जो NADH है, इट ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ 1FADH2। यहाँ पर जो NADH ट्रांसपोर्ट होता है वो अल्टीमेटली किस फॉर्म में को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट बेसिकली FADH2, जिसके कारण यहाँ पर जो एनर्जी मिलेगी वो 1.5 ATP। तो यहाँ पर 5 आएगा या 3 आएगा, ये डिपेंड करेगा कि इसने कौन सी शटल ली है या ये कौन से ऑर्गन में हो रहा है। तो प्लीज रिमेंबर, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि इट इज ऑकरिंग इन द स्केलेटल मसल, ये आ जाए या ब्रेन आ जाए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ग्लिसरोफॉस्फेट शटल ही लगेगी, और यहाँ पर आपका NADH 3 आएगा। और अगर क्वेश्चन में लीवर, किडनी, हट आ जाए या मैलेट एस्पार्टेट शटल आ जाए, तो यहाँ पर NADH आपका 5। तो 2 NADH 5, 2 ATP से 2 ATP, 2 ATP से 2 ATP, तो नेट आपका बन गया 9। तो ये कंज्यूम कर गया था, तो नेट आंसर आपका आ गया 7। मतलब अगर इसने मैलेट एस्पार्टेट शटल ली है, जो आपकी लीवर, किडनी, हार्ट में होती है, आंसर विल बी 7। और अगर इसने आपकी ग्लिसरोफॉस्फेट शटल ली है, जो आपकी स्केलेटल मसल और ब्रेन में होती है, तो योर आंसर इज 7 - 3। तो योर आंसर विल बी, सॉरी, 7 - 2, 7 - 2, योर आंसर विल बी 5 आपको देखने को। ये तो बात हो गई एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। अब हम बात कर लेते हैं एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। अगर हम एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस पे जाएं तो ये दोनों चीज यहाँ पर भी कॉमन है कि एक एटीपी ये कंज्यूम हो गया, एक एटीपी यहाँ कंज्यूम हो। तो हम अगर बात करें एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस की कंज्यूम की, तो एटीपी कंज्यूम कितना लिखा जाएगा? सेम है जी, 1 ATP + 1 ATP, 2 ATP तो कंज्यूम।
बात कर लेते हैं NADH की। मैंने इसके भी आगे लिखा है कंज्यूम कैसे, इसको समझिए आप। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर ये दो NADH बने थे इन साइकिल, जब ये 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 2,3,1 बिस्फोग्लिसरेट बना। लेकिन प्लीज रिमेंबर कि जब पाइरुवेट से दो लैक्टेट बनता है तो वी रिक्वायर, आई रिपीट, वी रिक्वायर 2 NADH मॉलिक्यूल। यहाँ पर भी हमें 2 NADH मॉलिक्यूल चाहिए। और ये 2 NADH मॉलिक्यूल कहाँ से आएंगे? यही वाला 2 NADH ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, जहां पर ये 2 NADH आके कंज्यूम हो जाएगा एंड इट फॉर्म द लिक्विड। तो हम क्या मान सकते हैं कि जो 2 NADH है ये तो कंज्यूम हो गए। अब क्या बचा? 2 ATP और 2 ATP, तो ये हो गया आपके 4 ATP। 4 में से अगर हम ये 2 घटा दें तो आंसर आता है आपका 2 ATP। तो मतलब क्या है कि आपका इन एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस यू विल गेट द 2 ATP। तो आई थिंक ये आपका था ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के बारे में। अगेन माई अप्रोच रहती है वन टॉपिक इन वन पेज। चीजें बाद में बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो हमने ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को इस तरह से आपने याद किया है और इस तरह से ये सिंपल चीज। तो दैट इज फॉर ऑल द ग्लाइकोलाइसिस। और कुछ आपके लिए भी कह देता हूं या मेरे लिए कि दिल से दिल की बात लिखता हूं और मोहब्बत में गुजरी बातें तमाम लिखता हूं। अरे दीवानी सी हो जाती है वो कलम जब उस कलम से मैं तेरा नाम लिखता हूं। मेरा मतलब बायोकेमिस्ट्री से। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन।